आज तो फिर मुझे नज़र आ रहे हैं 15-16 स्टूडेंट्स। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना था एक तो ये जो इसकी एनिमेशन है, मैं इसीलिए सिंपल रखती हूँ स्लाइड्स को, काफ़ी टाइम लेती हैं। जी, आज हमने पढ़ना था व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्ट। ठीक है, किसी भी टेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, सूटेबल टेस्ट हो कोई, उसे सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले हम जब भी कोई टेस्ट सिलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं। ठीक है, एक अच्छा टेस्ट भी वही होता है जो हमारे क्राइटेरिया को अचीव कर रहा हो। ठीक है, a good test should fulfill certain criteria. There are four criterias for of a good test according to some experts. ठीक है, अब वो क्राइटेरियाज क्या हैं? तहमीना, आप इतना लेट क्यों हैं? प्लीज़ आप लोग लेट मत आया करें, फिर बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों का। फिर मुझे पता है रिकॉर्डिंग से कोई भी इतना फ्री नहीं होता जो रिकॉर्डिंग सुन ले बाद में बैठ के, बाद में कोई भी नहीं पढ़ता। इसी वजह से आज मैंने आप लोगों की छोटी सी असेसमेंट ली है। ओके, 4 टाइप्स जो हैं वो 4 क्राइटेरियाज़ क्या हैं? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम वैलिडिटी की तरफ आते हैं। वैसे तो वैलिडिटी को मुझे यहाँ पर सिंपली ये जो चारों चीज़ें हैं इन्हें डेफिनेशन की हद तक डिस्कस करना चाहिए था, क्योंकि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का बहुत डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है वो रिसर्च में आता है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी जो है ये कॉन्सेप्ट डाल दिया है, ताकि जब आप रिसर्च में भी पढ़ें तो आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ कंफर्म हो चुकी हो। वैलिडिटी क्या होता है? ठीक है, टेस्ट वैलिडिटी refers to the degree to which the test actually measures what it claims to measure। ठीक है, यानी वैलिडिटी का ये है कि मैं सिंपली उर्दू में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सेंटेंस तो बहुत फेमस है, इसकी कोई डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है इसके अलावा कोई डेफिनेशन पेपर में नहीं आती। ठीक है, आपने जस्ट इसी को ही, इन्हीं वर्ड्स को ही लर्न करना है। लेकिन उर्दू में मैं इसको समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। कि वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपने जो टेस्ट डिज़ाइन किया है, जिस मकसद के लिए, जिस चीज़ को मैयर करने के लिए डिज़ाइन किया है, आया वो टेस्ट एक्चुअल में उसी को मैयर कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर तो उसी को मैयर कर रहा है तो वो टेस्ट वैलिड टेस्ट कहलाएगा। ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो इनवैलिड होगा, और इनवैलिड टेस्ट एक कोई गुड टेस्ट नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर वैलिडिटी जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब हम इनको देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है? सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का ये जो क्वेश्चन है इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको ये लास्ट 3 लाइन्स का कॉन्सेप्ट दूंगी। अच्छा, थोड़ा-सा अब वेट करती हूँ, अज़ान हो रही है।
ओके। अच्छा, आप लोगों ने इतने मैसेजेस किए हुए हैं इनबॉक्स में, मैं अब रीड कर रही हूँ, तो इससे बेहतर है आप लोग माइक ऑन करके ही मुझे कह दिया करें जो भी कहना होगा तुम्हें, ठीक है? ओके। अब मैं आपको बताई थी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में। अ कंस्ट्रक्ट इज़ अ नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट सच एज एंग्जाइटी, ठीक है? कंस्ट्रक्ट नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट है, यानी ऐसा कॉन्सेप्ट है ये जिसमें आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप ना, आपने जस्ट उसको कुछ टूल्स की मदद से मतलब मेजर करना होता है, ठीक है? उसमें एक एंग्जाइटी बताया हुआ। फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी जो है वो आपको नज़र नहीं आती, ठीक है? आप सीन नहीं कर सकते। आप जो है उसको सिर्फ उसको किसी ना किसी तरह किसी क्वेश्चनिंग, अब डिफरेंट तरह के टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जस्ट क्वेश्चन आंसर के थ्रू उससे बातचीत करके आप अंदाज़ा करना चाह रहे हैं कि कितनी एंग्जाइटी है इसको ऊपर, किस चीज़ की एंग्जाइटी है, ठीक है? इस टाइप उसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप अगर मैं बात करूँ कि अब टेस्ट के थ्रू हमने एंग्जाइटी का, अच्छा एंग्जाइटी से ज़्यादा मैं बेटर एग्जांपल आपको देती हूँ इंटेलिजेंस की। आपने किसी स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल जो है वो चेक करना है, ठीक है? तो आप ऑब्वियसली इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे उससे, तो उस टेस्ट की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कैसे चेक होगी? अगर तो फॉर एग्जांपल वो जो टेस्ट है उसमें आपने उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपने उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए की है कि वो क्वेश्चन रिलेटेड, वो आपकी इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है। वो किसी और चीज़ को फोकस नहीं कर रहे, वो आपकी इंटेलिजेंस को फोकस कर रहे हैं, और जिस उस क्वेश्चन के बाद आपको जवाब मिल जाएगा इस बात का कि वो कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है? उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है। तो जो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से टेस्ट आपका एक्यूरेट हो, ठीक है? वो जो आप मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है? जो आपकी इंटेंशंस हैं उसको फुलफिल कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि उस टेस्ट में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पाई जाती है, ठीक है? अब इसका एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है जिसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का पता लगाया जा रहा है? डज द टेस्ट मैयर द कॉन्सेप्ट दैट इट इज़ इंटेंडेड टू मैयर, ठीक है? जो आप चाहते थे मैयर करना, क्या उस कॉन्सेप्ट को ये टेस्ट मैयर कर रहा है, ठीक है? और ये वो वाली चीज़ें हैं जो आप डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, ठीक है? आपने डिफरेंट तरीक़ों से उसकी जो वो ट्रेट है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको फाइंड करना है, मेजर करना है, तो वो चीज़ जो होगी वो कंस्ट्रक्ट कहलाएगी, ठीक है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ द डिग्री टू व्हिच अ टेस्ट मेजर एंड इंटेंडेड हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। हाइपोथेटिकल क्या आपने फ़र्ज़ कर लिया, असम्पशन्स ही है ना आपकी, बहुत ज़हीन है। अब आप इसकी क्या गारंटी देंगे कि ये वाक़ई में ही ज़हीन है आप कह रहे हैं, ठीक है? या आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो ज़हीन है, तो उसको चेक करने के लिए आप एक टूल डिज़ाइन करेंगे। वो टूल आपका टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है? उस टेस्ट के बाद आप उन्हें अगर तो वाक़ई वो आपने टेस्ट इसी तरीके से डिज़ाइन किया और वो आपको वो मेजरमेंट दे रहा है जो आप इरादा रखते थे, तो इसका मतलब है बाय कंस्ट्रक्शन वो टेस्ट वैलिड था। कंटेंट वैलिडिटी, बहुत ये इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई इनमें ऐसा मतलब डीप चीज़ें नहीं हैं। कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट के लिहाज से अगर आपका टेस्ट वैलिड है, कंटेंट कैसे? फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट को टेस्ट दिया है 2 चैप्टर्स का, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कल दूंगी एक टेस्ट जो मैंने ये 2 दिन आपको पढ़ाया है, और मैं वाकई में ही दूंगी, मैं एग्जांपल नहीं दे रही। तो आपने अगर तो मैं टेस्ट उसी में से ही दूँगी, ठीक है? तो वो कंटेंट वैलिड होगा ना, बाय कंटेंट के लिहाज से वो टेस्ट वैलिड होगा, क्योंकि मैंने उसी कंटेंट से ही टेस्ट बनाया है जो आपको दिया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ इर्रेलेवेंट चीज़ें भी डाल देती हूँ, तो वो या फिर मैं अभी जो मैंने नहीं पढ़ाया वो मिस्टेकनली मुझसे एक आध क्वेश्चन उसमें चला जाता है जो कि होने भी वाला है, क्योंकि वो पूरा मैंने एज़ अ होल टेस्ट बनाए हुए हैं, तो मुझे उनमें से सिलेक्ट करने पड़ेंगे आपके पढ़ाए हुए वाले। हो सकता है गलती से कुछ हो भी जाए, ठीक है? ना पढ़ाई हुई चीज़ भी शामिल हो जाए, तो वो चीज़ फिर कंटेंट के लिहाज से वो टेस्ट इनवैलिड हो जाएगा, और जब इनवैलिड टेस्ट है ज़ाहिर है ऑब्वियसली है वो एक गुड टेस्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रिजल्ट्स अच्छा नहीं देंगे, उन्होंने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं होगी, ठीक है? क्लियर है? इज़ द टेस्ट फुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इट एम्स टू मैयर, ठीक है? फुली उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आप मैयर करना चाहते थे। कंटेंट वैलिडिटी इज़ द डिग्री टू व्हिच अ टेस्ट मैयर्स एन इंटेंडेड कंटेंट एरिया, ठीक है? जो कंटेंट का फिक्स एरिया था सिर्फ उसी को ही मैयर करना चाह रहे हैं, ठीक है?
फेस वैलिडिटी क्या है? फेस लुक वाइज यानी आपका टेस्ट कैसा है? डज द कंटेंट ऑफ द टेस्ट अपीयर टू बी सूटेबल टू इट्स एम्स? तो इसका मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल मैंने आपको एमसीक्यूज टाइप टेस्ट का कहा है कि मेरा जो टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज टाइप होगा, ठीक है? तो आप नेक्स्ट डे टेस्ट देंगे तो आप सबसे पहले नज़र डालेंगे तो उसकी लुक को देखेंगे कि वाकई ही ये एमसीक्यूज हैं सारे। जैसे ही आप फ़ौरन से ऐसे पेज, जैसे ही आपको फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी के पेपर देते हैं तो पेपर को सबसे पहले लेते ही आप ऐसे उलट पुलट कर देखते हैं, ठीक है? कि ये जो वो उस टाइम पे आप उसको बाय फेस चेक कर रहे होते हैं, उसकी लुक देख रहे होते हैं कि ये टेस्ट कैसा है, ठीक है? उसके बाद आप क्या कर, अच्छा जी, वो जो टेस्ट है ना बाय फेस देखना, अब आपको अंदाज़ा, अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो आपने उस पे 2 टू 3 लाइन्स में कुछ लिखना है, तो वहाँ पर आप सोचेंगे कि मैम ने तो हमें कहा था एमसीक्यूज़ टाइप टेस्ट होगा, तो ये खुद से लिखने वाली बात क्या आ गई ना? तो वो टेस्ट बाय फेस इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि जो बात कही गई थी, जिस चीज़ को जज करना मैं चाह रही थी, जिस चीज़ को मैं मैयर करना चाह रही थी, मैंने उससे हट के टेस्ट डिज़ाइन किया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। तो वो मेरे जो मेरा जो वो हो गया है, एम है, उससे हट गया है, तो वो बाय फेस इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है? आवाज़ आ रही है? जी मैम, यस आवाज मैम, आ रही है। क्लियर है, आवाज आ रही है। ओके। अब नेक्स्ट है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होता है? क्राइटेरियन वैलिडिटी में ये होता है कि अब आपने जिस क्राइटेरिया के मुताबिक बनाया है, फॉर एग्जांपल आपने, अगर मैं मिसाल आपको दूं कि आपने स्टूडेंट को ये कह दिया कि जी जो क्राइटेरिया हो ये होगा, आपने मतलब ना 50 प्लस मार्क्स लेंगे तो आप पास होंगे मेरे टेस्ट में। अब आप ये करते हैं, अब आपने क्राइटेरिया रख दिया 50% प्लस मार्क्स, तो अब आप अपने टेस्ट को डिज़ाइन करते हुए खुद भी इस बात का ध्यान रखेंगी कि आप डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं रखेंगी कि स्टूडेंट के लिए 50 क्या 20 भी लेना मुश्किल हो जाए, ठीक है? तो आप उस क्राइटेरिया को देखते हुए टेस्ट डिज़ाइन करेंगी, 50-50 उसमें लेवल रखेंगी डिफ़िकल्टी का और ईज़ीनेस का, ठीक है? आप 50-50 टेस्ट डिज़ाइन करेंगी, डिफ़िकल्ट भी होगा, ईज़ी भी होगा, ताकि स्टूडेंट को चेक करने के लिए, टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर जानता है कि मैं ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं, अगर मैं उन्हें ये दूंगा और अगर इसका उन्होंने आंसर नहीं किया तो फिर तो ऑब्वियसली है कि स्टूडेंट नहीं कुछ भी करके आए, तो इसलिए वो उन उन क्वेश्चंस को उधर पुट करेंगी जिनका उसको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये इन्हें आने चाहिए, ठीक है? अब क्राइटेरियन वैलिडिटी में वो दोनों बातों को सामने रखते हुए उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो उसने फिक्स कर दिया कि 50 प्लस मार्क्स आएंगे तो ठीक है, अदरवाइज पनिशमेंट मिलेगी। तो उस क्राइटेरिया को देखते हुए उसने टेस्ट डिज़ाइन किया, तो क्राइटेरियन वैलिड है टेस्ट, ठीक है, बाय क्राइटेरियन। अब फॉर एग्जांपल टीचर बहुत सख्त किस्म की है, खड़ूस किस्म की, उसने 50 प्लस की भी धमकी दे दी है स्टूडेंट्स को, उसके बाद अपना टेस्ट उसने इंतहाई टफ बनाया है, जो उसे खुद भी पता है स्टूडेंट को नहीं आएगा, ठीक है? जो उसकी कही हुई बात को, यानी उसको पता है 100% कोई भी स्टूडेंट 50 प्लस जाएगा ही नहीं। तो ये वाली जो चीज़ है ये टेस्ट को इनवैलिड कर देती है, क्योंकि जो उसने क्राइटेरिया रखा था उस क्राइटेरिया के मुताबिक टेस्ट डिज़ाइन नहीं किया, तो इसलिए बाय क्राइटेरियन वो टेस्ट इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है? अब क्राइटेरिया आप लोगों ने वैलिडिटी में दो तरह की ये चीज़ें भी पढ़ी होंगी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी। ये दोनों चीज़ें किसी जगह पर डिस्कस की गई हैं, किसी पे नहीं की गई, किसी बुक्स में है, किसी जगह नहीं है। तो ये एक्चुअली इसलिए भी नहीं होती कि ये क्राइटेरियन की ही फर्दर दो टाइप्स कहलाती हैं, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी और कंकरेंट वैलिडिटी। अब प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ये होता है, इसमें आप एक हाइपोथेटिकली जो है फ्यूचर परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ठीक है? फ्यूचर यानी आप एक प्रिडिक्शन आप डिसाइड कर लेते हैं कि लर्नर की जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो क्या होने वाली है। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ये होती है, यानी ऐसा टेस्ट आप डिज़ाइन करें जिसके मुताबिक आपको स्टूडेंट का लेवल पता चल जाए और आप प्रिडिक्ट कर लें कि स्टूडेंट फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस ये रहेगी या फ्यूचर में वो ये ऐसा यानी परफॉर्म करने वाला है, ठीक है? हाउ वेल एन इंडिविजुअल विल डू इन फ्यूचर, तो प्रिडिक्शन के हिसाब से तो ये टेस्ट वैलिड कहलाएगा। अच्छा, कंकरेंट वैलिडिटी क्या होती है? कंकरेंट वैलिडिटी ये होती है कि जो आपने टेस्ट लिए हैं उन सब के जितने भी टेस्ट लिए हैं उस स्टूडेंट से, ठीक है, वो सेम रिजल्ट्स ही देते रहे। अब फॉर एग्जांपल आपने एक स्टूडेंट से एक टेस्ट ले चुकी हैं, ठीक है? अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, टेस्ट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स रिलेटेड टू एन अदर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टेस्ट, ठीक है?
एक टेस्ट आप ले चुके हैं स्टूडेंट से, उसके बाद आपने एक सेकंड टेस्ट कंडक्ट किया है, तो अगर उसके भी सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो टेस्ट आपने कंकरेंटली यानी साथ-साथ कंडक्ट किया, दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने जो टेस्ट डिज़ाइन किए थे वो वैलिड टेस्ट थे, ठीक है? स्टूडेंट जो ऐसे नहीं किया आपने कि एक को क्राइटेरिया के लिहाज से डिफ़िकल्ट बनाया, एक को 50-50 वाले फार्मूले पे ही रखा है। आपने वो कंकरेंटली दोनों की वैलिडिटी सेम रखी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट ने सेम ही रिजल्ट्स दिए हैं। जो ज़हीन था उसने ज़हीन ही दिए हैं, जिन्होंने 50% अचीव एक टेस्ट में किया था उसने दूसरे में भी किया है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? पूछ लें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नो मैम। हो तो। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी को कहते हैं, यानी वो हमेशा एक ही रहे, ठीक है? अब आपने वर्ड सुना होगा एतमाद, ठीक है? अब यानी काबिल एतबार और काबिल एतमाद चीज़ वही होती है जो हमेशा एक जैसी ही रहती है, ठीक है? भरोसे के काबिल। तो रिलायबिलिटी की भी जो आसान वर्ड्स में वो यही है, काबिल भरोसा, ठीक है? अब ये है कि आप रिलायबिलिटी को अगर टेस्ट के लिहाज से देखें तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को अगर मेजर कर रहे हैं थ्रू टेस्टिंग, तो उसका जो कंसिस्टेंसी है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट आएँ, सेम आएँ। जो पहले जितनी भी बार आप उस चीज़ को मेजर करने जाएँ, उनके रिजल्ट सेम आएँ, तो इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट रिलायबल है, ठीक है? अब रिलायबिलिटी की हम टाइप्स को देख लेते हैं कि रिलायबिलिटी की जो टाइप्स हैं वो क्या कौन-कौन सी हैं। सबसे पहली है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में क्या होता है? अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपने सबसे पहले एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया। अच्छा, इसका एक और टर्म है ओवर टाइम, यानी टाइम टू टाइम आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है? इट इज़ द डिग्री टू विच स्कोर्स आर कंसिस्टेंट ओवर टाइम, यानी जो स्कोर्स हैं वो टाइम टू टाइम जब भी आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं आपके रिजल्ट सेम आए, ठीक है? और हाँ जी, साउंड ऑफ द माउंटेन, हाँ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज़ किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्वेश्चन ये पूछना था कि ये रिलायबिलिटी की जो एग्जाम है वो क्वालिफाई गाइड में कुछ अलग दिया है मैम, यहाँ कुछ आप अलग पढ़ा रही है, क्या वजह? मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप सिर्फ़ क्वालीफ़ाई को देख रहे हैं, मैं इस वक़्त इंटरनेट मटीरियल, क्वालीफ़ाई, ज़ोन ऑफ एजुकेशन और क्रैक्स हो गई। क्वालीफ़ाई की तो मैं खुद बहुत फ़ैन हूँ, क्वालीफ़ाई की बुक जैसी कोई बुक नहीं है। लेकिन जो नॉलेज है वो एनहांस करता है, आपको भी आइडिया होगा, ठीक है? पेपर जब हम स्टार्ट क्वालीफ़ाई जो है ना वो बेस हमारी बेस बनाता है, जो क्वालीफ़ाई गाइड्स हैं। वो हमारी बेस बनाने में बहुत हेल्प आउट करती है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वालीफाई बेस्ट है, जिन्होंने अभी स्टडी स्टार्ट ही की है, ठीक है? तो उस ठीक है हाँ जी, उसके अलावा जो ये मटीरियल है, यहाँ पर ये मटीरियल मैंने आपका एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया हुआ है, और ये हर जगह से मैंने उन तमाम बुक्स को भी सामने रखा है, जहाँ पर कोई नई बात है। लाज़मी नहीं है कि वो बुक को लिखने वाला बंदा जो है उसने हर तरह का नॉलेज उसको भी मतलब उसको भी हो, ठीक है? उसको जितना नॉलेज था उसने अपनी ठीक बुक में राइट कर दिया है, ऐसी ही बात है, ठीक है? ठीक है मैम, ओके। ओके। और आप लोग कोशिश किया करें अपने ही नाम से क्लास ज्वाइन किया करें, मुझे आसानी होती है, ठीक है, स्टूडेंट को पहचानने में। ठीक है मैम, मैं अपना नाम चेंज कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। इसमें ये है कि आप जब भी टेस्ट लेंगे वो आपको टाइम टू टाइम ओवर टाइम आपको सेम रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है? अब इसमें आप क्या करेंगे कि आपने फॉर एग्जांपल एक टेस्ट लिया स्टूडेंट से। अब यहाँ पर टाइम टू टाइम का वर्ड मैं बोल रही हूँ, ओवर टाइम का बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वक्त होगा वो बदलता रहेगा, टेस्ट लेने का डिफरेंट टाइम होगा, लेकिन टेस्ट जो होगा वो सेम ही रहेगा, लोग भी सेम ही रहेंगे, ठीक है, जिनसे आप वो टेस्ट कंडक्ट करें। लेकिन इसकी एग्जांपल में आप ऐसे ले लें, जैसे एक प्री टेस्ट होता है और एक पोस्ट टेस्ट होता है। प्री टेस्ट आप क्या करते हैं, पढ़ाने से पहले लेते हैं, पोस्ट टेस्ट बाद में नहीं लेते हैं, लेकिन टेस्ट वही सेम होता है, ठीक है? लेकिन क्या फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि आपका टाइम डिफरेंट हो जाता है। लोग स्टूडेंट्स भी वही होते हैं, टेस्ट भी वही होता है, लेकिन टाइम डिफ़र कर जाता है। अगर तो पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के बाद, फिर उनके रिजल्ट्स को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? ये मैंने एक एग्जांपल दी थी। अदरवाइज़ उनके रिजल्ट्स में फ़र्क आता है, क्योंकि वो पढ़ाने से पहले वाली बात होती है और बाद वाली बात होती है।
लेकिन जो प्री और पोस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैच करता है इसी चीज़ से कि सेम टेस्ट होता है, सेम ग्रुप होता है, लेकिन टाइमिंग डिफरेंट होती है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने 1 वीक बाद वही टेस्ट उसी ग्रुप से दोबारा कंडक्ट किया, फिर उसके बाद उन दोनों टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको आपस में आपने कंपेयर किया, ठीक है? अब अगर तो दोनों के रिज़ल्ट्स का जो कोरिलेशन है वो सेम ही जा रहा है, ठीक है? मतलब दोनों जो पहले लिया था, जो बाद में लिया था एक स्टूडेंट से, तो उस एक स्टूडेंट ने पहले भी अच्छे लिए और बाद में भी अच्छे मार्क्स लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी उसमें पाई गई है टेस्ट में, ठीक है? वो टाइम टू टाइम कंसिस्टेंट रिजल्ट ही दिए हैं उसने, ठीक है? अब यहाँ पर जो है 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं रिलायबिलिटी के, इंटर रेटर और इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी, ठीक है? ये 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब इंटर रेटर रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि डिफरेंट लोगों से आप सेम टाइम पर टेस्ट कंडक्ट करें, ठीक है? इंटर रेटर, ठीक है? डिफरेंट पीपल होंगे, उनसे आप एक ही वक़्त में जो है रेटिंग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट से अपना कोई फीडबैक, रिसर्चर्स बैठे हैं या पीपल हैं या स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं, आप उनसे किसी भी किस्म का फीडबैक ले रहे हैं, सबको बिठाकर। अब वो डिफरेंट लोग हो गए, लेकिन परफॉर्मा एक ही है, फीडबैक एक ही है, आप उनसे अपने बारे में फॉर एग्जांपल पूछ रहे हैं, तो अब उस सबके जो आंसर रिस्पॉन्स हैं वो सेम आते हैं। सब कहते हैं कि हाँ जी, मैम अच्छा पढ़ा रही हैं, या मैम, सब कहते हैं मैम बुरा पढ़ा रही हैं, सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो वो इंटर रेटर रिलायबिलिटी, रेटर मीन्स कि आपको जो रेट करने वाले लोग हैं उनके दरमियान, ठीक है, वो चीज़ रिलायबल हुई है, ठीक है? इंटर रेटर रिलायबिलिटी ये होती है। इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी उसका ऑपोजिट है, ठीक है? लोग यहाँ पर बिल्कुल इस उसका वाइस वर्सा हो गया, ठीक है? लोग सेम सेम पीपल से आप डिफरेंट टाइम्स में रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं कि एक बार उनसे आपने पूछ लिया, फिर उसके बाद कुछ अर्सा ठहर के आपने उसी चीज़ का फीडबैक लिया उनसे दोबारा। तो अगर तो वो पहले वाली सोच उनकी अभी भी कायम है, तो वो चीज़ इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी कहलाएगी, ठीक है? इंट्रा मीन्स कि वो टाइम से बाहर निकल गए हैं, डिफरेंट टाइम में चले गए हैं। उधर इंटर रेटर मीन्स उसी टाइम बैठे-बैठे आपने उसी जगह आपने उनसे दोबारा से उनकी राय माँग ली है। अब है इक्विवेलेंट फॉर्म्स रिलायबिलिटी। इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी, ठीक है? इसका सेम यही इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब ये है कि 2 टेस्ट हैं, ठीक है? वो आइडेंटिकली बिल्कुल एक जैसे हों, ठीक है? मतलब उनके जो आइटम्स नंबर है वो सेम हो, तो मतलब लाज़मी नहीं है क्वेश्चंस वैसे ही हों, बस डिफ़िकल्टी लेवल सेम हो, आइटम्स की तादाद सेम हो। वो 50 मार्क्स का है तो दूसरा भी 50 मार्क्स का हो, तो ये वाले टेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म्स रिलायबिलिटी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, टेस्ट डिफरेंट होते हैं, ग्रुप एक ही होता है सेम, जिससे आपने वो टेस्ट कंडक्ट करवाने होते हैं, ठीक है? और सेम ही टाइम होता है, ठीक है? वो डिफरेंट टेस्ट होते हैं एक ही फॉर्म के। अब आप क्या करते हैं, फॉर्म इसका सेम करने का तरीका, अब डिफरेंट तरीके हैं। आपने एक टेस्ट बनाया 100 मार्क्स का, उनको उनमें मतलब आपने क्या किया है, 50-50 ना शफल कर रही हैं क्वेश्चंस, एक पेपर, अब उस टेस्ट को 2 इक्विवेलेंट फॉर्म में शिफ्ट करके आपने फ़र्ज़ करें आपने उन्हीं टेस्ट में से 50-50 आंसर्स उठा लिए और अलग-अलग 2 पेपर्स बना लिए। अब आपने उसी ग्रुप से, सेम ग्रुप से वही दोनों, एक स्टूडेंट से को 2 दे दिए, एक स्टूडेंट को 2 दे दिए उसी टाइम में, एक स्टूडेंट को 2 दे दिए, उनसे फिल करवा के उन दोनों पेपर्स की आपने आपस में कोरिलेशन को चेक किया। तो अब एक स्टूडेंट ने दोनों ही टेस्ट अगर सेम उसमें चेक किए हैं, सेम तरह की एवरेज रही है उसकी मार्क्स, तो इसका मतलब है वो इक्विवेलेंट फॉर्म जो टेस्ट थे वो रिलायबल रहे हैं। फॉर्म का मतलब ये है कि फॉर्मेट के लिहाज से इक्विवेलेंट टेस्ट हो, ठीक है? अब चाहे आप अलग-अलग 2 टेस्ट तैयार कर लें, लेकिन उनका जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द टू इक्विवेलेंट हाफ्स ऑफ अ टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू अ ग्रुप एट वन टाइम। अब इसमें इक्विवेलेंट हाफ मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो एक एक मतलब एक टेस्ट आपने बनाया है, फिर उनको इक्वल पार्ट में आपने स्प्लिट कर लिया है। अब उसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है? जिससे क्या होगा कि वो जो आपके दोनों हाफ्स हुए हैं टेस्ट के, वो इक्वल हो जाएंगे। तो इससे क्या है
इक्विवेलेंट हाफ्स ऑफ अ टेस्ट एडमिनिस्टर्ड टू अ ग्रुप एट वन टाइम, आप एक ही ग्रुप से उसी टाइम ही वो दोनों हाफ्स जो हैं वो करवा रहे हैं। इसका भी सेम वही है, अगर इनकी कोरिलेशन वो हो गई इनको कोरिलेट करेंगे और अगर इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट निकलेगा, जो आंसर निकलेगा वो आपकी रिलायबिलिटी को शो करेगा कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी यहाँ पर 100% पाई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी करेक्शन फार्मूला होता है। यहाँ प्रोफेसी फुल नेम अगर इसका देखा जाए तो ये स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी होता है, PROPHECY करेक्शन फार्मूला इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पर मैथमेटिकल जो है टर्म वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था राइट करना, तो आप ये क्वालिफाई की बुक में भी देखेंगे, वहाँ पर भी आपको ये फार्मूला राइट किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इस वो फार्मूला यूज़ किया जाता है इसको मेजर करने के लिए। आपको सिर्फ मैम इंटरनेट से मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास तो स्पॉटिफाई बुक नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसकी तस्वीर शेयर कर दूँगी। ठीक है, वैसे लिखना जी मैम। चाहते हैं तो लिखिए, मैं लिखवा देती हूँ। जी ठीक है, आप आप लिखवा दें। आप लिखें आर टोटल टेस्ट, मैम R इज इक्वल टू। नहीं आर के साथ आप लिखेंगी टोटल टेस्ट। ओके मैं आपको बल्कि अभी ग्रुप में ही राइट करके, यस मैम, आप इसकी पिक्चर भेज दें ग्रुप में। चलिए मैं पिक्चर भेज दूँगी आपको। ठीक है, अभी तो नहीं, इस यस टाइम मैम। नहीं, मैं आपको थोड़ा ठहर कर भेज दूँगी। जी चलो ये फार्मूला ठीक है। एक्चुअल में इस तरह होता है, आर टोटल टेस्ट इज इक्वल टू 2R स्प्लिट हाफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्प्लिट हाफ। ठीक है, ये फार्मूला है, इसे स्पीयरमैन करेक्शन ब्राउन प्रोफेसी करेक्शन फार्मूला कहते हैं। और ये जो फार्मूला है ये आप जो है इसको रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए यूज़ होता है। एक और फार्मूला है फेमस क्यूडर रिचर्डसन मेथड। ठीक है, KR फार्मूला कहते हैं उसे, KR फार्मूला, वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सा बड़ा फार्मूला है। बस आपको जस्ट इतना, आपने इनको ज़ुबानी याद नहीं करना फार्मूलाज को, ना ये यूज़ होते हैं, आपको जस्ट इनका पता हो गया रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आइटम तो एनालिसिस। कल क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ आइटम एनालिसिस कल पढ़ लेंगे, आप इनफ हो गया है और फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी, टाइम तो हो जाएगा वाक़ई ज़्यादा, क्योंकि ये पूरा एक लेंथी टॉपिक है। तो यस मैम। वैसे ये मेरे ख़्याल मेरा सिलेबस में ये आज में ही शामिल था। जी मैम आज में ही था, चलें लेकिन ठीक है, ये बहुत हो गया। चलें ठीक है, आज मैंने असेसमेंट ले लिया ना, उसमें थोड़ा-सा टाइम हमारा लग गया है आप लोगों से थोड़ा-सा आप लोगों को असेस करने में। कल मैंने आप लोगों को जितना ये आज पढ़ाया है यहाँ तक इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी तक, ठीक है। कल मैंने यस मैम। इंशाल्लाह मॉर्निंग टाइमिंग में या फिर कल इवनिंग में ही हाफ़ टाइम लगा लेंगे। नमाज से पहले यस मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँगी टॉपिक का, जितना भी ये टॉपिक चलता है ये कवर करवा दूँगी। उसके बाद आपको मैं टेस्ट सेंड कर दूँगी, आप लोगों ने वो टेस्ट सोल्व करना है। ठीक है, टेस्ट मेरा यस ऑनलाइन नहीं होगा, PDF फॉर्म में होगा। आपने उसका तरीका आपको मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग ग्रुप में बार-बार परेशान ना हों। आप लोगों ने उस आंसर को कॉपी पेंसिल पर अपने जस्ट आंसर्स राइट कर लेने हैं। उसके बाद जब मैं आपको की शेयर कर दूँगी, आपने मैच करके अपने मार्क्स शेयर करने हैं मेरे साथ। ठीक है? यस मैम। मैम ये जहाँ तक है वहाँ तक। हाँ जी, ये रिलायबिलिटी तक। यस मैम। मैम ज़ोहर से पहले क्लास होगी, उसके बाद टेस्ट होगा? ज़ोहर से पहले नहीं, ये मगरिब वाली नमाज़, ये सॉरी ईशा नमाज़ की बात कर रहे हैं। जी मैम, टेस्ट इसके बाद होगा, इससे पहले होगा? मैं अगर तो मैं मॉर्निंग में ही सेंड कर पाई, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ऐसे 15 to 20 MCQs का होगा।